हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राकेश सरागर एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th का जो एसएसटी का एक चैप्टर है, और ये चैप्टर जो है ये सेकंड है। जो आपका जो है सिविक्स है उसका ये सेकंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है संघवाद, यानी कि फेडरलिज्म किसे कहते हैं। तो संघवाद का क्या अर्थ होता है, फेडरलिज्म का क्या अर्थ होता है। संघवाद का अर्थ होता है कि जब शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया है, तो उसको संघवाद कहते हैं। भारत एक क्या है, लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश है, तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए क्या हुआ, हमारे संविधान के अंदर संघवाद शब्द का प्रयोग कर गया। तो संघवाद का क्या अर्थ हुआ, संघवाद का अर्थ होता है जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देश को चलाते हैं, इसको संघवाद कहते हैं। और ये आवश्यकता महसूस भी करी गई, इसलिए राज्यों का निर्माण करा गया। और जो सबसे ज्यादा शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार को दे दी गई, जबकि राज्य सरकार के पास शक्तियां सीमित है। यानी केंद्र सरकार जब चाहे तब राज्य सरकार की शक्तियों को या तो बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। और ऐसा क्यों करा गया है, ऐसा इसलिए करा गया है कि कल को कोई राज्य देश से अलग होने की मांग ना कर ले। आप देखो, राज्यों के पास अपनी पुलिस होती है, अपनी उनकी व्यवस्था होती है, उनके पास अपनी शक्तियां होती है। कल को वो रोक लगा सकती है, कल को वो बोले हमें भारत का हिस्सा नहीं रहना, अलग जाना है। तो इसलिए जो केंद्र सरकार है उसको सबसे ज्यादा शक्तियां दी गई है, इसी को संघवाद कहा जाता है। समझ गए बच्चों। तो संघवाद समझ गए, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, इसको संघवाद कहते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ तो देश की आजादी के साथ ही संविधान की मांग होने लगी। ठीक है, हमारे देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनकी टीम द्वारा बनाया गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए संविधान बनाने में। और जब संविधान बनाने में इतना समय लग गया तो ये आवश्यकता महसूस करेगी कि जो शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच में बांटी जाए। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना। 24 जनवरी 1950 पे उस पर साइन हुए और 26 जनवरी 1950 को आम लोगों को दे दिया गया। तो इसके साथ ही क्या हुआ, संघवाद के साथ ही राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया भी चालू हो गई कि कैसे राज्य बनेंगे, कैसे हमारे क्या मौलिक अधिकार होंगे, कैसे इनको शक्तियां प्रदान करी जाएगी, और केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे संबंध स्थापित करे जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि केंद्र और राज्यों में संबंध किस प्रकार से पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप बताओगे केंद्र को सबसे शक्तिशाली रखा गया है और राज्य जो होते हैं वो केंद्र पर निर्भर करते हैं। मतलब केंद्र जब चाहे तब राज्यों की शक्तियों को कम या ज्यादा कर सकता है, या किसी राज्य को विशेष दर्जा दे सकते हैं। जैसे आप देखो जम्मू कश्मीर के मामले में क्या था, जो इसमें आर्टिकल 370 हटा, उसमें क्या था, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था आर्टिकल 370 और 35A के कारण, जो कि अब हटा दिया गया। अब 35A कोई नाम की कोई चीज नहीं है, 370 नाम की कोई चीज नहीं है। समझ गए मेरे बात को। इसका मतलब जो केंद्र सरकार होते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली होती है, जबकि राज्य सरकार जो होती है वो पूरी तरीके से निर्भर होती है केंद्र सरकार पे। राज्य सरकार भी अपने कानून बनाती है, परंतु शक्तियां जो होती है वो केंद्र सरकार के पास ही होती है। समझ गए। अब केंद्र सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार अपना काम करने के लिए वो 3 स्तंभों को बना के रखा है उसने। पहला आता है जिसको कहते हैं क्या, जिसको कहते हैं विधायिका यानी संसद। तो विधायिका क्या करती है, कानून का निर्माण करती है, और जो कानून बनता है उस पर जब राष्ट्रपति साइन कर देता है तो वो लागू हो जाता है। विधायिका ने कानून बनाया, संसद ने कानून बनाया। अब कार्यपालिका जो होती है वो कानून को जनता तक पहुंचाने का कार्य करती है। और जो तीसरा स्तंभ होता है उसको न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। न्यायपालिका यानी जुडिशरी जो होती है हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा कर रही है एक प्रकार से। और जब सरकार हमारी नहीं सुन रही तो न्यायपालिका हमारी क्या करेगी, रक्षा करेगी। इसीलिए संघवाद शब्द का प्रयोग किया गया है। संघवाद मतलब यहाँ पर केंद्र और राज्य मिलकर सरकार बना रहे, इसको संघवाद कहा जाता है। तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखते हैं भारत में संघीय व्यवस्था क्या होती है। भारत में संघीय व्यवस्था चलाने के लिए 3 प्रकार की लिस्ट बनाई गई है। ठीक है, 3 प्रकार की सूची बनाई गई है। पहला होता है केंद्र सूची, दूसरा होता है राज्य सूची, तीसरा होता है समवर्ती सूची। जो केंद्र सूची होती है उसमें कानून बनाने का जो अधिकार होता है वह केंद्र सरकार के पास होता है। इसमें बनाए गए कानून को पूरे भारत के अंदर क्या होता है, मान्य होता है। जैसे कि पुलिस व्यवस्था हो गई, इंडियन रेलवे हो गई, ठीक है, और इंडियन पोस्ट हो गई। समझ गए मेरी बात को। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है पूरे भारत के अंदर लागू होगी। इसी प्रकार से दूसरा आता है राज्य सूची। राज्य सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है वह राज्य सरकार के पास होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया तो राज्य सरकार को कानून मानना ही होता है, राज्य सरकार उसको मना नहीं कर सकती है। ठीक है, तो राज्य सरकार क्या करती है, अपने समय समय पर कानून के अंदर संशोधन करती रहती है, कानून को बनाती है। ठीक है,
तो राज्य सूची का मतलब जहां पर राज्य कानून बना रहा है, जिसके अंदर क्या आती है, जिसमें पुलिस व्यवस्था आती है, एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, पेयजल पानी वगैरह आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, राज्यों का मैटर है, ठीक है। तीसरा आता है, इसे कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, मतलब दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि दोनों ही कानून बना रहे किसी विषय पर और दोनों के जो सब्जेक्ट है वो इक्वल हो गए, एक ही विषय हो गए, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। इसीलिए भारत में संघीय व्यवस्था बनाई गई, संघीय व्यवस्था का ढांचा बनाया गया ताकि कार्य को आसानी से चलाया जा सके। अब देखो इतना बड़ा भारत है, अगर भारत के संघीय व्यवस्था नहीं होती, सारा का सारा जो है बोझ वो है केंद्र सरकार के पास होता, तो कितना दिक्कत हो जाती। समझ गए मेरी बात को, केंद्र सरकार को सारे कार्य करने पड़ते, तो फिर क्या होता, तो जो राज्य के रहने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं कि भाई हमारी तो मांगे मानी नहीं जा रही है, ठीक है, हमारे राज्य के अंदर कोई विस्तार नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है। समझ गए मेरी बात को, इसलिए भारत के अंदर क्या हुआ, संघीय व्यवस्था अपनाई गई। अब आता है संघीय व्यवस्था कैसे चलाई जाती है। संघीय व्यवस्था जो होती है वो राज्यों के सहयोग से चलाई जाती है। केंद्र सरकार उन्हें क्या देता है, फंडिंग देता है, पैसा देता है, सुझाव देता है, योजनाएं देता है, ठीक है, उनको लागू करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए अपने अधिकारी भी देता है। आप देखो आईएएस वगैरह जो होते हैं, आईएएस वगैरह यूपीएससी जो परीक्षा ली जाती है, आईएएस वगैरह आईपीएस वगैरह जो है वो क्या होते हैं, वह सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। समझ गए मेरी बात को, और सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इंप्लीमेंट करा देती है, उनको उनकी वहां पर नियुक्ति करा देती है। तो समय समय पर क्या करती है, राज्य सरकार भी कार्य करती है और केंद्र सरकार भी, दोनों मिलकर कार्य करते हैं। अब आता है भाषीय राज्य क्या हुआ। देखो जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, देश आजादी के साथ ही संविधान की मांग हुई, तो भाई राज्य भी बनने थे। तो हुआ क्या कि उस समय यह व्यवस्था हो रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना किया जाए, क्योंकि नेताओं का मानना था कि यदि भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाता है, समझ गए बात को, तो उस भाषा वाले लोग जो हैं, उस राज्य में रहने वाले लोग जो हैं वो अपना प्रभुत्व चलाएंगे, सब अपनी अपनी भाषा के आधार पर राज्य करेंगे और कल को भाषा के आधार पर कोई राज्य अलग ना हो जाए। तो इसलिए महसूस करा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। परंतु क्या हुआ, आंध्र प्रदेश के अंदर क्या हुआ, वहां के लोग बहुत समय से प्रोटेस्ट कर रहे थे और लंबे प्रोटेस्ट के कारण आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और भारत का पहला राज्य बना 1953 के अंदर, वो बना आंध्र प्रदेश। उसके बाद राज्यों की मांग धीरे धीरे बढ़ने लगी और जब राज्यों की मांग धीरे धीरे बढ़ने लगी तो और राज्य बने। आपको देखो, आपने देखा पंजाब पंजाबी भाषा, बिहार बिहारी भाषा, गुजरात गुजराती भाषा, राजस्थान राजस्थानी भाषा। तो इस तरीके से भाषा आधार पर राज्यों का गठन होने लगा। लेकिन जो संविधान निर्माता थे उनके साथ समस्या ये थी कि भाई राज्यों के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्य तो बन रहे हैं, तो सब अपनी अपनी भाषा बोल रहे हैं। अब भारत के इतने सारे लोग जो है वो कैसे इतनी सारी भाषा जानेंगे। तो ये महसूस करा गया कि भारत की अपनी एक राष्ट्रभाषा बनाई जाए, ठीक है, जो कि होगी हिंदी। हिंदी को इसलिए चुना गया कि भारत के अधिकतर भाग के अंदर हिंदी बोली जाती है। समझ गए मेरी बात को। तो 14 सितंबर 1950 को हिंदी को एक प्रकार से दर्जा प्रदान कर दिया गया कि भारत के जो राज्य हैं पूरे भारत के अंदर हिंदी पढ़ाई जाएगी। और जो साउथ के राज्य हैं, क्योंकि उन्होंने इसका विरोध करा, क्योंकि वहां पर जाते हैं तो साउथ की भाषा बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, तो उन्होंने इसका विरोध करा। जब इन्होंने उसका विरोध करा तो ये महसूस करा गया कि भाई ये विरोध के चलते कहीं स्थिति गंभीर ना हो जाए, तो उनको छूट दे दी गई कि 10 साल के अंदर अंदर क्या होगा कि वो राज्य क्या करेंगे, हिंदी सीख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद वहां से इंग्लिश को हटा दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की भाषा जो है और हाई कोर्ट की जो भाषा रखी गई उसको इंग्लिश रखा गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों से हमारे को पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था अंग्रेजों से प्राप्त हुआ था, तो अंग्रेजी व्यवस्था थी पूरी इंग्लिश के अंदर थी। समझ गए बात को। और हमने क्या करा, हमने 200 से ज्यादा आर्टिकल जो है वो ऐसे के वैसे ले लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। समझ गए, जैसे 1919 का एक्ट हो गया, इस प्रकार के एक्ट 1935 का एक्ट हो गया, इस प्रकार के एक्ट जो है हमने अपने संविधान के अंदर अंग्रेजों से प्राप्त कर लिए। तो ये रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा जो है वो इंग्लिश रहेगी, कामकाज इंग्लिश में होगा, लेकिन 10 साल के लिए होगा। 10 साल बाद जब पूरी तरीके की व्यवस्था हिंदी में ढल जाएगी तो उसको हटा लिया जाएगा। परंतु देखो व्यवस्था कितनी खराब है हमारे देश की, कि भारत क्या एक हिंदू प्रदेश देश है और भारत के अंदर सबसे ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ क्या होता है, इंग्लिश के अंदर कामकाज कराया जाता है। आज देखो हमारे संविधान के अंदर 22 भाषाओं का दर्जा प्राप्त है, जिसमें इंग्लिश है भी नहीं। इंग्लिश है सेकेंडरी लैंग्वेज, लेकिन फिर भी बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। इंग्लिश पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो आप गवार बनोगे। हिंदी को पढ़ता ही नहीं है बच्चे। जबकि हमारा और चीन देखो, चीन कितना शक्तिशाली है देश बनते आ रहा है, वहां तो इंग्लिश पढ़ाई नहीं आती, वो अपनी भाषा के अंदर कार्य करते हैं। तो हमें हिंदी को प्रमोट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग हिंदी सीखें ताकि पूरे भारत के अंदर एक कम्युनिकेशन सिस्टम बन सके। ठीक है, तो ये होता है भाषाई राज्य। तो इस प्रकार से राज्यों का गठन करा गया है। बच्चों आपके समझ में आ रहा होगा आई होप। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो केंद्र राज्य संबंध क्या होता है। केंद्र राज्य संबंध का मतलब होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कार्य करती है, इसको केंद्र राज्य संबंध कहा जाता है।
और केंद्र और राज्यों का जो संबंध है वो काफी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ताकि मिलकर दोनों एक दूसरे के साथ क्या करें, कार्य कर सके। भाई जब मिलकर कार्य में करेंगे, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर काम करेंगी, तभी तो देश का विकास होगा। समझ गए मेरी बात को? अगर दोनों मिलकर काम नहीं करेंगी, केंद्र सरकार अपनी चला रही है, राज्य सरकार अपनी चला रही है, तो देश का विकास कैसे होगा? तो केंद्र राज्य संबंध का मतलब होता है जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करती है, इसको केंद्र राज्य संबंध कहा जाता है। अब आता है भारत में विकेंद्रीकरण क्या होता है। विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करती है, उसको विकेंद्रीकरण कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया पहले कि भारत के अंदर क्या है, भारत में राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। तो विकेंद्रीकरण का मतलब यह है कि जहां पर सबको लेकर साथ चल रहा है, वो विकेंद्रीकरण है। तो भारत के अंदर क्या होता है, भारत के अंदर पंचायतें जो हैं उनको भी अधिकार दिए गए हैं। समझ गए मेरी बात को? भारत के अंदर पंचायत व्यवस्था है, तो पंचायतों को भी राइट दिए गए, ठीक है, ग्राम पंचायत। गांधी जी का मानना था कि जब तक हम गांव की पंचायतों का विकास नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए गांव का विकास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और गांधी जी ने एक बात और बोली थी कि भारत की जो आत्मा है वो गांव के अंदर बसती है। समझ गए मेरी बात को? भारत की आत्मा कहां बसती है? गांव के अंदर बसती है। ये बात भी गांधी जी ने बोली थी कि अगर आप गांव का विकास कर दें तो लोगों को शहरों में आना नहीं पड़ेगा, तो दबाव पड़ेगा नहीं। इसलिए गांव के पंचायतों का विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए 3 प्रकार के स्तर का पाया गया है। पहला होता है जिसको कहते हैं ग्राम पंचायत, दूसरा होता है ब्लॉक समिति, तीसरा होता जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत जो होती है वो छोटे स्तर पर पाए जाते हैं, निचले पहले स्तर पर है। तो गांव के अंदर छोटी छोटी पंचायतें होती हैं और इन पंचायतों के अंदर जो चुनाव लड़ने की एज है वो 21 होती है। समझ गए? तो 21 जिनकी एज होगी वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर गांव पंचायत होगी, गांव के अंदर 5 सरपंच होंगे और ये क्या काम करेंगे, ये आपसी झगड़ों का निपटारा खुद ही कर लेंगे। समझ गए मेरी बात को? आपसी झगड़ों का निपटारा है, छोटे मोटे कार्य है वो खुद ही कर लेते हैं, ताकि हमारी न्यायपालिका को दबाव ना पड़े। तो इनको भी शक्तियां दी गई है। दूसरा होता है ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति जो होती है ग्राम पंचायत से बड़ी होती है। जब ग्राम पंचायत पे कोई कार्य नहीं हो पाता तो ब्लॉक समिति के पास जाता है, और ये इससे बड़ी होती है, इसमें कई सारे गांव आते हैं। तीसरा आता है जिला पंचायत। जिला पंचायत का मतलब एक पूरे जिले के अंदर, जैसे मान लो बिहार जिले के अंदर जितनी पंचायतें पाई जा रही हैं वो सारी क्या कहलाती है, जिला पंचायत कहलाती है। इसके अंदर बहुत सारी पंचायतें होंगी। समझ गए मेरी बात को? ये ग्राम पंचायत के मतलब इसमें 1 या 2 गांव होंगे जिनके यहाँ पर क्या होंगे, सरपंच होंगे। ब्लॉक में इससे ज्यादा हो गए, और जिले के अंदर पूरे जिले के अंदर जितने भी पंचायतें होती है वो सब इसके अंदर आती है। इसको जिला पंचायत कहते हैं। तो विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? यहाँ पर विकेंद्रीकरण का यहाँ पर मतलब यह है कि गांव की जो पंचायतें हैं उनको भी शक्तियां प्रदान हो। ठीक है, तो भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर विकेंद्रीकरण शब्द का प्रयोग करा गया। समझ गए? जहां पर क्या है, पंचायतों को भी शक्तियां दी गई हैं ताकि पंचायत अपने कार्य कर ले, आपसी झगड़ों का निपटारा कर ले। छोटे मोटे कार्य जैसे सड़कों का निर्माण कराना, पुल बनाना, ठीक है, रोड की साफ सफाई है, मेले इत्यादि लगाना, तो इस तरीके का कार्य होता है। अब आता है पंचायतों में पैसा कहां से आता है। पंचायतों में पैसा जो सरकार द्वारा दिया जाता है, और पंचायत क्या करती है, छोटे छोटे शुल्क लगाती है। जैसे कि बाजार लग रहा, आपने देखा कि सोम बाजार, मंगल बाजार, इस प्रकार के बाजार लगते हैं, छोटे छोटे बाजार लगते हैं, सरकार वहां पर शुल्क लगाती है। ठीक है, 5 रुपए 10 रुपए शुल्क लगाती है, और उनसे पैसे इकट्ठा होता है। दूसरा मेले लगते हैं तो मेलों पे शुल्क लगाया जाता है। तो इस प्रकार के टैक्स लगा के जो गांव की जो पंचायतें होती है वो पैसा क्या करती है, कलेक्ट करती है, अपने गांव का विकास करती है। समझ गए मेरी बात को? तो इस तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे करके गांव का विकास होता है। इसके अलावा सरकार ने एक योजना और चालू कर रखी है जिसको कहते हैं मनरेगा योजना, महात्मा गांधी ग्रामीण विकास योजना। इससे पहले इसका नाम क्या था, नरेगा था। 2005 के अंदर इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया। अब वो भी क्या होती है, वो भी क्या करते हैं, इसका काम क्या है कि वहां के गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको कम से कम 100 डेज काम दिया जाएगा, और सरकार अगर काम नहीं दे रही तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिएगा। तो इस तरीके से गांव का क्या करता है, विकास किया जाता है। यदि हमें भारत का विकास करना है तो हमें गांव का विकास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि गांव के लोगों का विकास होगा तो गांव के लोग क्या करेंगे, वो शहरों की तरफ नहीं आएंगे, पलायन नहीं करेंगे। समझ गए? लोग शहरों में क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है और पर कैपिटल इनकम क्या ज्यादा है। गांव में लोग कम कमा पाते हैं, जब कम कमा पाते हैं तो कम इनकम हो पाती है, वहां बेरोजगारी है ज्यादा मात्रा के अंदर। भारत शहरों के अंदर क्या हो रहा है, दबाव पड़ता जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। इसलिए हमें गांवों का विकास करना भी जरूरी है, और इसके लिए भारत का विकेंद्रीकरण को हमें क्या करना, प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, सरकार को क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए गांव का ज्यादा ज्यादा मात्रा डेवलपमेंट करे, गांव को लोगों को शिक्षित करें, वहां कंप्यूटर व्यवस्था करे, पेयजल जो है उसको पहुंचाए, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाए, हमारे स्कूल कॉलेजों को ज्यादा मात्रा में फैलाया जाए। ठीक है, और अगर उनको काम धंधा वहां मिल जाएगा तो शहरों की और वो नहीं आएंगे। समझ गए मेरे बच्चों? तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। तो आप क्या करना है, एग्जाम के अंदर इस प्रकार से डायग्राम बना लेना। ठीक है, और इस तरीके डायग्राम बनाकर आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, आई होप इसको आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, चलो हम आगे करते हैं। देखो, बेल्जियम के अंदर जो होती है वो संघीय व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताओ बेल्जियम के अंदर संघीय व्यवस्था पाई जाती है। श्रीलंका के अंदर एकनात्मक व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है,
और संघीय व्यवस्था में जो शक्तियां होती है वो केंद्र के पास ज्यादा होती है, ठीक है, केंद्र शक्तिशाली होता है इसके अंदर। और भारतीय संविधान में विषयों की जो है वो 3 सूची है। आपसे क्वेश्चन पूछा है सूची कितने प्रकार की होती है, तो आप बोलोगे 3 प्रकार की होती है। और स्थानीय सरकार में स्त्रियों के लिए आरक्षित 1/3 है, यानी कि जो ग्राम पंचायत वगैरह होते हैं वहां पर 1/3 जो सीटें होती है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है कि करी होती है, मतलब महिलाएं जो है वहां पर 1/3 महिलाएं जो है उनके लिए सीटें आरक्षित है, ठीक है। देखो बच्चों, भारतीय संघीय व्यवस्था के अंदर जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री, यानी संघीय व्यवस्था का जो ढांचा होता है उसको चलाने का कार्य प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। दूसरा था राज्य, राज्य के अंदर होता है राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है उसकी नियुक्ति होती है केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। वैसे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत पर निर्भर करती है, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पर रहता है। वैसे इसका टाइम पीरियड होता है 5 साल। राज्यपाल का काम क्या होता है, राज्यपाल का काम होता है राज्यों के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, सूचना होती है, राज्यों को चलाना होता है, राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उन सबको शपथ जो होता है वो राज्यपाल दिलाता है। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है लेकिन केंद्र सरकार की सिफारिश पर, ठीक है। अगला आता है नगर निगम। नगर निगम के अंदर कौन था, मेयर होता है। आपने देखा होगा अभी दिल्ली के चुनाव हुए थे, दिल्ली एमसीडी के चुनाव हुए थे तो मेयर चुने गए, चंडीगढ़ के चुनाव हुआ मेयर चुने गए, समझ गए। तो इस प्रकार से नगर निगम जो कार्य करता है, नगर निगम का काम होता है सफाई इत्यादि कराना, रोड की देख रेख वगैरह करना, ठीक है, ये काम नगर निगम का होता है। अगला आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो होती है उनको उनमें कौन होता है, सरपंच होते हैं। सरपंच क्या करते हैं, कार्य करते हैं, समझ गए। इस तरीके से भारतीय व्यवस्था होती है। तो बच्चों ये पूरी तरीके से आपका चैप्टर खत्म हो गया संघवाद, ठीक है। मैंने इसमें एक ही डिटेल आपको बता दी है। आप बस वीडियो को बार बार सुनो, आप वीडियो को बार बार सुनोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्या याद हो जाएंगे और आप आसानी से बना कर लिख दोगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो आपके इतने फ्रेंड है उनको वीडियो शेयर करो ज्यादा मात्रा में, ताकि वो बच्चे भी जुड़ सके, ठीक है। और जैसे जैसे एग्जाम पास में आएंगे मैं और वीडियो डाल दूंगा और आपके प्रीवियस ईयर वीडियो भी डालूंगा। और हाँ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जरूर डालूंगा और उसी टाइप के क्वेश्चन डालूंगा जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से कर लोगे तो आप 100% अच्छे नंबर से पास होगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।